जय हिंद टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ NIOS DLED समरी फॉर DSSB PRT एग्जाम 2023। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3, और आज का हमारा टॉपिक है गुरु। हमने कल देखा था कि जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें लोअर लेवल की जो एजुकेशन थी वो घर पे, गांव में और टेम्पल्स में दी जाती थी, और हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए बच्चे को गुरुकुल्स में भेजा जाता था। हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि जब गुरुकुल से बच्चा पढ़ाई करके अपने जो अध्ययन करके बाहर निकलता था तो उसको स्टेटस दिया जाता था, उसको पब्लिकली प्रूव किया जाता था, उसको खुद को पब्लिकली प्रूव करना होता था कि हाँ मैं योग्य हूं। वो कैसे होता था? हमने कल देखा था कि एक असेंबली होती थी, पब्लिक असेंबली, जिसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते थे, राजा बैठे होते थे, बहुत सारे गुरुस बैठे होते थे, पब्लिक बैठी होती थी, ये सब लोग बैठे होते थे, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग बैठे होते थे, और यहाँ पर आप खड़े होते थे बीच में और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपको अपनी स्किल्स को दिखाना होता था, तब आपको अपनी लेवल के हिसाब से आपको स्टेटस दिया जाता था। जैसे आप अगर वेद पुराण और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं तो आपको स्टेटस दिया जाता था, आप हैं ब्राह्मण। अगर आप मार्शल आर्ट, जो धनुर्विद्या होती है ना, आर्चरी होती है, भाला फेंकना हुआ या मल्ल युद्ध हुआ, इसमें सब में अगर अच्छे हैं, अगर आप एक वॉरियर वाली अगर स्किल आपके अंदर है तो आपको बोला जाता था कि आपको स्टेटस दिया जाता है, आप क्षत्रिय हैं। ठीक है, इनको क्षत्रिय बोला जाता था। अगर आपके अंदर बिजनेस करने की एबिलिटी है, अगर आप क्या कहते हैं बिजनेस में बहुत अच्छे होते थे, लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग में, एक्सचेंज में अगर अच्छे होते थे, आपके अंदर अगर वो स्किल अच्छी होती थी तो आपको स्टेटस दिया जाता था, आप हैं वैश्य। ठीक है, और अगर आप क्या कहते हैं, आपकी अगर एबिलिटी सबसे कम है तो आपको सोसाइटी के और सारे काम करने होते थे, जैसे कि सोसाइटी की स्वच्छता का, या जो सफाई होती, क्लीनलीनेस होती है, उसका काम करना। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई का जो काम है, या स्वच्छ जो लोअर लेवल के काम होते हैं ना, उसको स्टेटस किसको दिया जाता था? उसको शूद्र को दिया जाता था। उसको बोला जाता था कि तुम क्या कहते हैं, समाज को साफ सुथरा रखो, तुम्हारा काम ये है। तो नंबर 1 पे इसको समाज में रेस्पेक्ट मिलती थी, नंबर 2 पे इसको मिलती थी, नंबर 3 पे इसको मिलती थी, और नंबर 4 पे इसको मिलती थी। ये 4 तरह के स्टेटस दिए जाते थे, स्टेटस 1, स्टेटस 2, स्टेटस 3, स्टेटस 4। ये 4 स्टेटस प्रोवाइड किए जाते थे डिपेंडिंग अपॉन दी एबिलिटी। आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो आप ब्राह्मण हैं, आप अगर वॉर्स में अच्छे हैं, युद्ध में अच्छे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, आप अगर बिजनेस में अच्छे हैं आप तो वैश्य हैं। तो अगर आप इन तीनों में किसी में भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं तो आपको समाज की सेवा करनी है और समाज को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई का काम करना है, तो उसको आपको बोला जाता था आप शूद्र का काम कीजिए। ठीक है, अब एक इसमें रेस्पेक्ट के अगर हम टर्म में बात करें तो हाँ, डिफरेंस तो था। सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी ब्राह्मण्स को, उसके बाद रेस्पेक्ट मिलती थी, ये एक तरह का ऑर्डर था, क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को। इनमें रेस्पेक्ट में ऑर्डर था, लेकिन ये सारी चीजें हमें एबिलिटी के हिसाब से मिलती थी। ठीक है, एबिलिटी के हिसाब से मिलती थी। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो गुरु थे, ये जो गुरु थे गुरुकुल के, वो कौन थे, कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, गुरुकुल के जो गुरु होते थे वो कौन होते थे? अब 4 में से आपके पास 4 ऑप्शन है। ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे,
वैश्य होते थे या शूद्र होते थे? शूद्र का मतलब होता है सेवा करने का, आप समाज की सेवा करिए, समाज को साफ सुथरा रखिए। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं था। हाँ, आपकी एबिलिटी कम है ये समाज एक्सेप्ट करता था। तो कौन होता था गुरु, आप बताइए? ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे या ये होंगे? गुरु के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? तो क्वेश्चन आता है कि गुरु जो थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य होते थे या शूद्र होते थे? बताइए कौन होते थे गुरु गुरुकुल के? तो इसका आंसर है जो गुरु होते थे उनमें सारी क्वालिटीज होती थी। वो ब्राह्मण भी हैं, वो क्षत्रिय भी हैं, वो वैश्य भी है और वो शूद्र भी है। कहने का मतलब हमारी जो ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम थी, जो भारत की प्राचीन व्यवस्था थी, उसमें गुरुकुल में जो गुरु होते थे, मैं कह सकता हूं, या फॉर्मूला याद रखना, जो गुरु होते थे वो कौन होते थे? ब्राह्मण। गुरु कौन होते थे? ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय प्लस वैश्य प्लस शूद्र। चारों क्वालिटीज होती थी उनके अंदर। और क्या क्या मतलब, क्या हम गुरु के अंदर 3 मेन क्वालिटीज, मतलब वो इनके अंदर ब्राह्मण वाली क्वालिटीज भी थी, वेद पुराण में भी बहुत अच्छे थे, उनको सारी युद्ध कलाएं भी आती थी, बिजनेस करना भी आता था, समाज को क्या कहते हैं, सेवा करना भी आता था। सारी की सारी क्वालिटी जिसके अंदर होती थी, गुरु बनने के लिए वो योग्य होता था, गुरु बनने के लिए वो एलिजिबल होता था। तो गुरु जो होता था वो एक तरह का स्कॉलर होता था। स्कॉलर एक तरह का मास्टर होता था। और सबसे मेन बात, ये स्कॉलर का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, मास्टर का मतलब वही चीज है कि गुरु के अंदर ये सारी क्वालिटी है। गुरु स्कॉलर भी है, स्कॉलर का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, मास्टर भी है, उसके अंदर सारी युद्ध कलाएं उसको आती हैं, वैश्य भी है, उसके अंदर उसको बिजनेस करना भी आता है, और शूद्र उसको सेवा भाव भी उसके अंदर आता है। इन सबके बावजूद भी एक और क्वालिटी थी जो अगर उसके अंदर नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता था। वो थी उसको स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना होता था। स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन जो होता था वही गुरु बनने के लिए योग्य होता था। ये क्या है स्पिरिचुअली एनलाइटन? इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। हिंदी में लिख दिया हूं, आत्मज्ञान का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। ये जो सुप्रीम नॉलेज है ये क्या है? सुप्रीम नॉलेज क्या? आत्मज्ञान, खुद के बारे में। गुरु वो होता था जिसको आत्मज्ञान होता था, जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता था। कौन होता है स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन? ऐसा पर्सन जो इन 3 स्टेप्स से होकर गुजरता था, एंशिएंट टाइम की इन 3 स्टेप्स से गुजरकर, जिसके अंदर ये तीनों स्टेप्स से वो गुजर जाता था, वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन हो जाता था। क्या है वो? देखिए ये है, सबसे पहले तो इसको अगर हम देखें कि ये उसको सांख्य योग, अब ये थोड़ा हिंदू धर्म में हम चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा देखिए, अगर हम इनका नाम नहीं लेते हैं, हम बताते हैं, उसको ये नॉलेज होती थी कि जो जिसने बर्थ लिया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी डेथ होगी, और जिसकी डेथ होगी वो रीबर्थ होगा। उसको ये नॉलेज होती थी, वो इस बात को जानता था कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। तो गुरु इस बात को जानते थे, इस चीज से अवेयर थे। तो पहला ज्ञान तो उनके अंदर ये था। दूसरा ज्ञान था कि वो अपने ड्यूटी को निभाते थे, अपने ड्यूटी को निभाते थे बिना किसी मोह माया के। मतलब जिसको बोलते हैं अपना कर्म करते थे बिना फल की इच्छा किए।
उन्हें अपने विद्यार्थियों से किसी भी तरह का कोई मोह नहीं होता था। उन्हें केवल एक ही काम करना होता था, अपने विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा इंसान बनाना। तो वो एक तरह के कर्मयोगी थे, कर्मयोगी थे। हमारे जो पहले के गुरु थे वो कर्मयोगी होते थे। उन्हें सांख्य योग्य, इसको बोलते हैं सांख्य योग। सांख्य योग क्या होता है? जिसको ये पता है कि जिसका जन्म होगा वो खत्म होगा, और जो खत्म होगा वो दोबारा जन्म लेगा। ऐसे ही सृष्टि चलती है। तो जिसको सांख्य योग का ज्ञान होता था, जिसको कर्म योग का ज्ञान होता था, और जो भक्ति करता था, भक्ति योग एक लास्ट में प्रोसेस है, जो वर्शिप करता था। वर्शिप का मतलब है जो अपने आप को ईश्वर के काम में लगाते थे और अपनी ड्यूटी करते थे, ईश्वर को मान के कि मैं ईश्वर का एक अंश हूं, और अपने दायित्व को निभाते थे, ईश्वर को निरंतर अपने मन में उनका स्मरण करते रहते थे, उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो सांख्य योग से लेके, कर्म योग से लेके भक्ति योग तक, ये तीनों के तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद आता था ज्ञान योग। और ज्ञान योग का मतलब, जब ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान होने के बाद इंसान को पता चल जाता था कि वो है क्या, और वो क्या है कि वो इस सृष्टि में, इस नेचर में, ये जो नेचर है वही परमात्मा है, वही सबसे बड़ा भगवान है, अल्लाह है, रब है, आप उसको जीसस बोल सकते हैं, और वो उसका एक अंश है। इसको बोलते थे ज्ञान योग। तो गुरु कौन होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय क्वालिटी भी है, वैश्य की क्वालिटी भी है, शूद्र क्वालिटी भी है, और इसके बाद वो स्पिरिचुअली एनलाइटन भी है। स्पिरिचुअली एनलाइटन, स्पिरिचुअली एनलाइटन कौन होता था? जिसको सांख्य योग पता होता था, जिसको कर्म योग, जो कर्मयोगी होता था, और जो भक्ति योगी हो, भक्त योग से गुजर के इस ज्ञान योग की प्राप्ति जो करता था, वो गुरु होता था। समझ में आया गुरु कौन थे? ये थे हमारे गुरु, ये ओरिजिनल गुरु हैं। हमारे सबसे पुराने जो भारतीय गुरु, जो पहले गुरु जो थे, होते थे, वो थे ये ओरिजिनल गुरु की ये क्वालिफिकेशन थी। गुरु बनने के लिए आपको ये सब होना पड़ता था। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, जैसे एक बार गुरुकुल के, जैसे ये गुरुकुल है, जब ये गुरुकुल के गुरु बन जाते थे तो क्या ऐसा होता था कि गुरुकुल के, जैसे अभी आज जैसे हमको टीचर बन जाए, हम जॉब हमारी लग जाए, तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? अब तो लाइफ सेट है, अब कुछ नहीं करना, अब पढ़ना भी नहीं है, अब कुछ नहीं, अब तो जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब खत्म। या आपकी जॉब लग गई, फिर आप सोचते हैं अब नहीं पढ़ना, अब इस पढ़ाई से हमारा पीछा छूटा। तो गुरु के मतलब गुरुकुल के गुरु बनने के बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई नाता नहीं होता था। नहीं, गुरु वो होता था जिसके अंदर L3 क्वालिटी होती थी। L3 क्वालिटी क्या? L3 का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो जीवन भर सीखता रहता था। गुरु अपने आप में एक स्टूडेंट होता था, स्टूडेंट वो जो सीखता रहे। तो गुरु के अंदर पूरे जीवन भर सीखने की क्वालिटीज होती थी। आपसे पूछा जाए कि L3 क्वालिटी क्या थी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, L3 क्या है? ये L3 का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो इंसान अपने जीवन भर में, पूरे जीवन भर सीखता रहता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, L3। गुरु एक तरह से कंपास की तरह काम करता था। कंपास की तरह क्या मतलब है? बोला जाता था गुरु जो होते थे वो दिशा देते थे। उनका काम होता था आपको रास्ता दिखाना है, सही और गलत का रास्ता दिखाना है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, आपको इस रास्ते पे जाना है। मतलब गुरु सही
गलत और सही का आपको रास्ता दिखाते थे, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ता था। ये क्वालिटी, ये गुरु की क्वालिटी होती थी, ठीक है, चलना आपको खुद ही है। तो बोला जाता था, आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो ये एक आपको कोटेशन मिलेगा, गुरु होते थे गाइड दी साइड नॉट सेज ऑन द स्टेज। इस लाइन का क्या मतलब है? गाइड द साइड का मतलब बच्चे को जो गाइड करे, और नॉट सेज ऑन द स्टेज। ऐसा नहीं कि उसको स्पून फीडिंग करा रहा है, मतलब उसको हर बात में उसको खुद सिखा रहा है कि नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हर चीज का सॉल्यूशन उसको खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं दे रहा है, उसको सीखने का मौका नहीं दे रहा। तो वो नहीं था, वो केवल रास्ता दिखाते थे और आपको स्पून फीडिंग नहीं कराते थे। तो गुरु को हम बोल सकते हैं, तो गुरु का जो मेन काम था वो था गाइडेंस का। गुरु कौन होता था? जो सही गाइडेंस दे दे आपको जीवन में, वो गुरु होता था। तो गुरु की एक बात आपको ये याद रखनी है, गाइडेंस, गाइड द साइड नॉट सेज ऑन द स्टेज। और तीसरी और एक क्वालिटी थी गुरु की, जो एंशिएंट गुरु थे वो थे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। गुरु कौन होते थे? ब्राह्मण भी होते थे। गुरु के अंदर क्वालिटीज क्या क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारी क्वालिटीज थी, और वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, जब गुरुकुल में क्या होता था, बच्चे को कई साल के लिए अपने घर से दूर होना पड़ता था, इस गुरुकुल में रहना पड़ता था, दूर होना पड़ता था। तो आप सोच के देखिए कि उसको अपने माता पिता की याद नहीं आती होगी? आती होगी, बिल्कुल आती होगी। उसको अपने दोस्तों की, जो उसके दोस्त थे, बचपन के मित्र थे, उनकी याद नहीं आती होगी? आती होगी। उसके अंदर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, फिर 10 का साल का होता है, फिर 12 साल से आपको पता है कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और उसकी जो जिस पर्पस के लिए आया था, ज्ञान के अर्जन के लिए, वो उससे थोड़ा सा दूर जाने लगता है। तो इन सब के बारे में उसको माता पिता की कमी महसूस होती होगी, उसको अपने दोस्तों की, मित्रों की, फ्रेंड्स की कमी महसूस होती होगी। तो इसको कैसे, गुरुकुल में केवल पढ़ाई होती थी क्या? इन सब एस्पेक्ट पे कैसे काम किया जाता था कि उसके अंदर हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, उसके माता पिता साथ नहीं है, उसका कैसे मन लगता होगा ज्ञान के सृजन में, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में कैसे उसका मन लगता होगा गुरु के माध्यम से। गुरु कौन होते थे? गुरु केवल पढ़ाते नहीं थे, गुरु फादर फिगर होते थे। गुरु कौन होते थे? फादर फिगर। अपने गुरुकुल में आने वाले स्टूडेंट की अपने बच्चों की तरह देखभाल रखते थे। जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देते थे। तो गुरु जो होते थे वो कौन होते थे? फादर फिगर होते थे। गुरु एक तरह के फ्रेंड होते थे। मतलब ये आप देखिए, गुरु फ्रेंड है, मतलब गुरु इतने ओपन होते थे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप गुरु के पास जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह का माहौल नहीं था कि गुरु है तो कोई एक मर्यादा है और मर्यादा में रह के आपको उनसे बात करनी, नहीं। गुरु एक दोस्त की तरह होते थे, आपको कोई परेशानी आप उनसे जाके बात कर सकते थे। गुरु ओपन माइंडेड होते थे, सबसे बड़ी बात, ओपन माइंडेड, वो भी एंशिएंट टाइम पीरियड में, वो भी, और फादर फिगर, ओपन माइंडेड। और उसके बाद और क्या क्वालिटीज होती थी? गुरु गाइड करते थे। गाइड कैसे करते थे? स्टूडेंट है 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, उसके बाद वो 12 साल का, उसका प्यूबरिटी आ गई, ठीक है, उसमें हार्मोनल चेंज आ गए, उसमें वो अपोजिट जेंडर को, प्लस जो बॉय है वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, गर्ल है बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, नॉलेज के क्रिएशन में बाधा आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो वो क्या करते थे? वो गाइड करते थे कि बेटा आपके अंदर ये प्रकृति के बदलाव हैं, आपको इनको कंट्रोल करना है, आपको इनको समझना है, आपको इनको रजिस्ट नहीं करना है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि ये नेचर का चेंज है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है
और आपको अपनी नॉलेज में निरंतर बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो गुरु गाइड करते थे, गुरु फ्रेंड होते थे, गुरु फादर फिगर होते थे। ये गुरु की क्वालिटीज होती थी। एंशियंट टाइम पीरियड में गुरु का इतना ज्यादा रेस्पेक्ट होता था जो गुरुकुल में, कि गुरु का जो पोजीशन था, जो दर्जा था, वो गॉड से भी बड़ा था, भगवान से भी बड़ा था गुरु का दर्जा। ठीक है, एंशियंट टाइम पीरियड में गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा था। वो एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो गुरु जो थे वो उनका दर्जा भगवान से भी बड़ा होता था। आगे क्वेश्चन आता है, तो हमें ये समझ में आता था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, गुरु कौन बनता था? गुरु एबिलिटी से बनता था या बर्थ से बनता था? कोई गुरु, गुरु बनने के लिए आपको श्रम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, आपको अपने आप को निखारना पड़ता था, या आप किसी भी जाति, धर्म, क्षत्रिय या कुल में, वंश में जन्म ले लिए आप गुरु बन जाएंगे? क्या ऐसा था पहले? नहीं, बाई बर्थ गुरु नहीं बनते थे, बाई एबिलिटी गुरु बनते थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने ये देख लिया गुरु बाई एबिलिटी बनते थे। फिर हमारी सोसाइटी में एक चेंज आया, एक काल आया जिसको हम बोलते हैं मनु काल। मनु काल। उसके बाद सोसाइटी में क्या चेंज आया? हमने ये देखा था कि गुरुकुल में एजुकेशन के बाद, गुरुकुल में एजुकेशन के बाद एबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, ये एबिलिटी, ए का मतलब एबिलिटी, हमने ये देखा था एबिलिटी के हिसाब से आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्टेटस दिया जाता था। ठीक है, ये आपको मिलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्टेटस मिलते थे। ये बाई एबिलिटी थे। कैसे थे? एबिलिटी के हिसाब से थे। ये भी एबिलिटी। लेकिन मनु काल के बाद ये जो सिस्टम था वो हो गया बाई बर्थ। एबिलिटी खत्म हो गई और बर्थ का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या है ये बर्थ का कॉन्सेप्ट? एबिलिटी खत्म, एबिलिटी खत्म, एबिलिटी खत्म, बर्थ। मतलब क्या है इसका? कि अगर आप अब ब्राह्मण हैं, ठीक है, क्या क्या इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका जो चाइल्ड होगा, आपका जो बच्चा होगा, मतलब जो वंश होगा आपका, वो भी ब्राह्मण हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो ब्राह्मण है, नहीं। उसके पिता अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण है, अगर उसके पिता क्षत्रिय हैं तो वो क्षत्रिय है, उसके पिता अगर वैश्य हैं तो वो वैश्य है, उसके पिता अगर शूद्र हैं तो वो शूद्र हो जाता था, और उसको फिर एजुकेशन लेने का भी अधिकार नहीं होता था। फिर क्या हुआ? मनु काल के बाद एजुकेशन देने का केवल और केवल राइट। फिर गुरु कौन बनने लगे? केवल गुरु हो गए। पहले गुरु कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की क्वालिटी जिसमें है, और जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन था वो गुरु होता था। अब गुरु कौन होते थे? केवल और केवल वो लोग जो ब्राह्मण वंश के हैं, जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है। अब गुरु केवल वही बन सकते हैं। तो ये चेंज आया था सोसाइटी में मनु काल के बाद। तो इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आदर्श अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।